बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आपको इस सेशन में खुशामदीद करता हूं टोरंटो कनाडा से। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक ख़ास तौर पे इंडिया से पीछे कैसे रह गया। इंडिया का 17 अरब डॉलर खर्च करके स्पेस में जाना और पाकिस्तान का सिर्फ 3 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने नाक रगड़ना सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। अब हमने देखना ये है कि हमारी ये हालत हुई कैसे। पहले तो हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। देखें, इंडिया का भी 1991 में इकॉनमी का यही हाल था। उनके पास 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सिर्फ बचे थे और उन्होंने 2 अरब डॉलर के लिए IMF से 1991 में कर्ज की दरख्वास्त की, लोन अप्लाई किया, जो कि IMF ने ये कह के ठुकरा दिया कि इस वक्त जितना आपके पास सोना मौजूद है पहले वो सारा रिजर्व के तौर पे, गारंटी के तौर पे जमा करवाएं, फिर आपको लोन मिलेगा। बिलाखिर उन्होंने 47 टन सोना 1991 में इंग्लैंड के बैंक में रखा, 20 टन सोना उन्होंने स्विस बैंक में रखा, तब जाके IMF ने उनको 2.2 बिलियन डॉलर का कर्जा मंजूर किया और कोई 6 मिलियन डॉलर उनको स्विस बैंक ने कर्जा दिया। ये उनका सिर्फ आज से 32 साल पहले की पोजीशन है। और आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान के पास IMF की इस मौजूदा किस्त को मिला के, सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE के कर्जे को मिला के 8.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, जबकि इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स 560 मिलियन डॉलर के हैं। इंडिया की इस वक्त की जो GDP का ग्रोथ रेट है वो 14% है और हमारा सिर्फ 8.5% है। इंडिया की GDP इस वक्त 3700 बिलियन डॉलर्स यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान की GDP इस वक्त सिर्फ 322 बिलियन डॉलर्स है। तो ये कहीं से भी कंपैरिजन बनता ही नहीं। अब देखना ये है कि हम इस हालत को पहुँचे कैसे और इंडिया ने इतनी एक्सपोनेंशियल तरक्की कैसे की। देखिए, इंडिया ने इस कर्जे के लेने के बाद 3-4 मेजर रिफॉर्म्स की, जिसमें सबसे पहली डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लाना, उसके बाद उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की, फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेके आए, ह्यूमन रिसोर्सेज में रिफॉर्म्स लेके आए। सबसे बड़ी रिफॉर्म्स उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप्स हैं वो ख़त्म की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की और ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो प्रोसेसेस में डिले होता था उन्होंने वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टाइप्स का ख़त्म कर दिया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए, इंस्टीट्यूशंस में ब्यूरोक्रेसी का, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे लेके आ गए, जिसकी वजह से आज उनकी ग्रोथ इतनी हुई कि आज वो चांद पे पहुंच गए और इंडिया चांद पे पहुंचने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है इस वक्त। हम क्यों पीछे रह गए? हमने अपनी अयाशियाँ बंद नहीं की, हमने अपनी अल्ले तल्ले बंद नहीं किए, हमने अपने शाहाना अखराजात बंद नहीं किए, ऊपर से जुल्म यह किया कि हमने अपनी कोई इंडस्ट्रियल तरक्की नहीं की, कोई हमने एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं की, कोई हमने ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बनाई जिसको हम दुनिया में सेल करते और हम उसे फॉरेन रिजर्व्स कमाते। हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो सकी, हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं जा सकी कि जिसको हम एक्सचेंज के तौर पे हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा सकते। उसकी वजूहत क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है, उसके बाद इनएफिशिएंसीज हैं, उसके बाद जनाब ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप्स हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स ड्रेन होते रहते हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स, हमारे मुल्क के वसाइल ड्रेन होते रहते हैं। अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने सोचना भी है कि हमने अपने हमसाया ममालिक, अब तो हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले गए। बांग्लादेश, जिसको हम कहते थे टका है बांग्लादेश की करेंसी, टका भी हमसे जो है ना 3 गुना ज़्यादा वैल्यू रखता है इस वक्त। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें करप्शन को कौमी जुर्म के तौर पे देखना होगा, हमें अपनी एफिशिएंसीज़ को बढ़ानी होंगी, अपने शाहाना अखराजात बंद करने होंगे। अभी मैं एक लिंक देख रहा था, मेरे क्लास फेलो ने इंडिया से मुझे भेजा, जो मेरा जर्मन में MBA का क्लास फेलो था। मोदी सरकार के उन्होंने कुछ कारनामे भेजे मुझे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो उनके पर्सनल अकाउंट में 22 लाख रुपए थे, जब वो CM थे गुजरात के, उन्होंने वहाँ से आने से पहले वो 22 लाख अपने
पर्सनल स्टाफ में तकसीम कर दिए उनकी बेटियों की शादी के लिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट होते ही उन्होंने सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सफाई करवाई। शाहाना अंदाज में सजे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से मोदी साहब ने 12 ट्रक सामान के निकलवा के गरीब गुरबा में और उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले लोअर स्टाफ यानी किचन स्टाफ है, स्वीपर्स हैं और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों में तकसीम कर दिया कि वो अपनी बेटियों की शादियों के लिए सामान को इस्तेमाल करें, और ख़ुद एक कमरे में शिफ्ट हो गए। और जब से वो दूसरी टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत है, उसका ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक कमरे में रहते हैं। हैरानगी की मज़ीद बात यह है कि उनका खाना अभी भी उनके अपने पर्सनल किचन से आता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली तमाम दावतों को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया, ऑफिशियली उनको डिसअलाउ कर दिया कि यहाँ कोई किसी किस्म का प्राइम मिनिस्टर हाउस में शाहाना दावतें अखराजात नहीं होंगे। उन्होंने अपने अखराजात कट करके पर्सनल लेवल पे लेके आ गए। और तो और अगर वो किसी सरकारी दौरे पे जाते हैं अपने ही हिंदुस्तान में तो स्टेट गेस्ट हाउस में रहते हैं, लेकिन खाना उसका अपने किचन से साथ बनवा के लेके जाते हैं। फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फॉरेन दौरों पे जाते हैं तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने के बजाय वो आम रूटीन के जो उनके एम्बेसीज के पैनल पे होटल होते हैं वो उसमें रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमने जनाब सेनेट के चेयरमैन के बिल, उनको कितनी बेदर्दी से किस किस किस्म के मराद देने का बिल पास कर लिया। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, अभी आपने कल ही सुना होगा, मैं भी देख रहा था मीडिया पे, कि लोन की किस्त मिलते ही 62 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सरकारी दौरों पे चले गए, तालीमी दौरों पे। पता नहीं उन्होंने कौन सी तालीम वहाँ से लेनी थी और कौन सी रुकी थी जो इसके पैसे के रिलीज़ होते ही उनको जनाब वो अपने तालीमी दौरे याद आ गए। हमारे अल्लाह तल्ले प्राइम मिनिस्टर हाउस के, CM हाउसेस के, मिनिस्टर्स के, इवन हमारी कौमी असम्बली के अल्लाह तल्ले, ये देख लें तमाम मराद अशराफिया के लिए हैं। अगर बिजली की कोई मराद हैं, हज़ारों नहीं करोड़ों यूनिट्स जो है ना, उनको मराद के तौर पे अशराफिया को, ब्यूरोक्रेट्स को, MNAs को, CMs को और तमाम सरकारी अहदेदारान को दिए जाते हैं। और गरीब का गला दबा दबा के यूनिट 50 रुपए तक ले गए हैं। इसी तरीके से आप चीनी का हाल देख लें, इसी तरीके से आप बाकी सारी चीज़ों को देख लें। हमारी अशराफिया अपने अल्लाह तल्ले जब तक बंद नहीं करेगी तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम मुकाबला तो दूर की बात, हम उनके किसी कंपैरिजन में भी आ जाएंगे अपने हमसायों के। याद रखें, हमने अभी तक सिर्फ डिफ़ॉल्ट का नाम सुना है। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गया, डिफ़ॉल्ट तो हम हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअलिटी में अगर आप देखें, हम सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना और जो अभी कर्ज़ की हमें रकम मिली है उसको अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स नेगेटिव में है। और जब नेगेटिव में चले जाते हैं तो आप आइडियली लिटरली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। सिर्फ अभी चूँकि आपको एक स्टैंड बाई पैकेज मिल गया उसकी IMF की तरफ से, तो आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होने से बच गए। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क इसी तरह चलता रहे, अगर हमारे अल्लाह तल्ले, हमारी अयाशियाँ, हमारे करप्शन इसी तरीके से चलती रही और हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गए, तो याद रखें कि ये जो आज का मुश्किल दौर है, जिसमें चीनी आपको 150 रुपये से ज़्यादा मिल रही है, पेट्रोल 300 के करीब है, डॉलर 300 से ज़्यादा बढ़ चुका है, दवाइयाँ हमें नहीं मिल रही, बिजली के यूनिट हमारे आसमान से बातें कर रहे हैं, तो ये दिन हमें सुहाने दिन नज़र आएंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोई एक ऐसी लीडरशिप दे, ऐसी एक मुखलिस लीडरशिप दे जो मुल्क को इन तमाम मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करे।